हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 13। जो हमारा चैप्टर 13 है वो क्या है? ध्वनि। ध्वनि के बारे में तो आप सभी जानते हैं। जो हमारे पास की ध्वनि होती है, जैसे कि हम जो बातचीत करते हैं या हमारे पास में किसी बेल की आवाज़, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ध्वनि होती हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि कालांश यानी पीरियड समाप्त हो गया? दरवाजे को घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने, दस्तक की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रिया, पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं हमारे घर का दरवाज़ा कोई खटखटाता है, या फिर जब हमारे स्कूल में क्या होता है, पीरियड समाप्त होते हैं, बदलते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक, तो हमको कैसे पता चलता है? या फिर अगर हमारी ओर कोई आ रहा है तो उसके जो पैर है उसकी आवाज़ या उसकी ध्वनि से हमें पता चलता है कि कोई हमारी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चलता है कि उसके समीप कोई खिलाड़ी है? ये कैसे पता चलता है कि उसके पास में कोई खिलाड़ी है? ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है। अपने आसपास सुनाई देने वाली ध्वनियों की एक सूची बनाइए। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुंचती है? ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? कुछ ध्वनियों जो है दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है? इस अध्याय में आप ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, क्या है, कुछ वाद्य यंत्र हैं हमको दिए गए। ये क्या है? हमारा हारमोनियम है, यहाँ पर ये सितार है, ये बांसुरी है और ये तबला है। अब हम आगे देखते हैं। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। जो वस्तुएं क्या होती है? कंपित होती है, उनके द्वारा क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो, छूकर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं? जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसे छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव करते हैं? क्रियाकलाप 13.1। धातु की एक प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि यह किसी दीवार को न छुए। अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगली की से छूकर देखिए। क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? जैसे कि आपको कोई कंपन होता हुआ दिखाई देता है। एक उथली कढ़ाई पर चोट मारते हुए हमको दिखाया गया है। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़िए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब इसे फिर से छूकर देखिए। क्या अब आपको कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? जैसे कि हम देखते हैं, जब हमारी ध्वनि को जब वो ध्वनि करती है तो तब हम उसको छू कर देख सकते हैं वो कंपन कर रही है। लेकिन जैसे हम उसको वो बंद हो जाती है तो क्या होता है? वो कंपन करना बंद कर देती है। रबड़ का एक छल्ला लीजिए। इसे चित्र 13.3 में दिखाए अनुसार पेंसिल के एक बॉक्स पर चढ़ाइए। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगाइए। अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? रबड़ के छल्ले को कर्षित या प्लग करना। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। क्रियाकलाप 13.3। धातु की एक थाली लीजिए। इसमें कुछ जल डालिए। एक चम्मच से इसके किनारे पर आघात कीजिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होता अनुभव कर पाते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए। जल की सतह को देखिए। क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? आप थाली को पकड़िए। आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तु के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? अब हम यहाँ पर देखते हैं, कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती है।
इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, तथापि इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। क्रियाकलाप 13.4 नारियल का एक खोखला खोल लीजिए और इसे एक वाद्य यंत्र, एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायमान को पहचानिए। ये क्या हमारा एक तारा दिखाई दे रहा है हमको। सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और इनके कंपायमान भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 13.1 में दिए गए हैं। शेष सारणी को आप पूरा कीजिए। हमें यहाँ पर दिए गए हैं कुछ वाद्य यंत्र 13.1 में, जैसे दिया गया है वीणा, तानी, डोरी, तार, तबला, तनित, झिल्ली और बाकी के सारे जो भी हैं ये आप कंप्लीट करना। संभवतः आपने मंजीरा यानी झांझ, घटम तथा नूट, मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हैं? आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। जैसे हमें क्या दिखाई दे रहा है, घटम। घटम ये देखो, इनको क्या कर रहा है, इस यहाँ पर इनको बजाया जा रहा है। कुछ अन्य वाद्य यंत्र, ये क्या हमारी मंजीरा है। क्रियाकलाप 13.5 धातु के 6 से 8 कटोरी या गिलास लीजिए। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरों पर धीमे से एक बाद एक पर आघात कीजिए। आप एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। क्या आपका जल तरंग है? देखो, ये हमको दिखाई दे रहे हैं जल तरंग। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार तार को कर्षित करते तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृद गम झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही सुन पाते हैं, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं। अब हम देखते हैं, जब हम बोलते हैं तो क्या हमारे शरीर का भी कोई भाग कंपित होता है? मनुष्य मानव द्वारा उत्पन्न ध्वनि। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरे की तरह गुंजन कीजिए। चित्र अनुसार 13.7 अपने हाथ को अपने कंठ पर रखिए। क्या आपको कुछ कंपनों का अनुभव होता है? मानव में ध्वनि वाक यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए तथा एक कठोर उभार को खोजिए जो निकलते समय चलता है और प्रतीत होता है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र कंठ के आर पार 2 वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, मानव में वाक यंत्र ये दिखाया गया है हमको कि कैसा होता है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिरी से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ ढीला कर सकती है। जब वाक तंतु तने हुए पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का यह प्रकार, उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। आइए देखिए कि वाक तंतु किस प्रकार कार्य करते हैं। अब 13.6 समान साइज की रबड़ की 2 पट्टियां लीजिए। इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर कसकर तानिए। अब इनके बीच के अंतराल दरार में हवा फूकिए। जब तानित रबड़ की पट्टियों के बीच हवा फूकी जाती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। एक कागज के टुकड़े जिसमें एक पतली झिरी बनी है की सहायता से आप इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। कागज को अपनी उंगलियों के बीच की भांति पकड़िए। अब झिरी के बीच से हवा फूकिए और ध्वनि सुनिए। वाक तंतु भी ठीक इसी प्रकार ध्वनि उत्पन्न करता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाक तंतु की कार्यविधि बताई गई है कि कैसे कार्य करता है। पुरुष के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 mm होती है, जबकि महिलाओं की लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी पर खड़ी अपनी सहेली को पुकारती हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ सुन पाती है। उसके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुँचती है?
क्रियाकलाप 13.7 धातु अथवा कांच का एक गिलास लीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि यह सूखा हो। इसमें एक सेल फोन रखिए। याद रखिए कि सेल फोन पानी में ना रखा जाए। अपने किसी मित्र से इस सेल फोन पर किसी दूसरे सेल फोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। घंटी की ध्वनि ध्यानपूर्वक सुनिए। अब गिलास के किनारों को अपने हाथों से सटा कर पकड़िए। अब अपने मुंह को हाथों के बीच की खाली जगह पर सटा कर रखिए। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अपने मित्र को फिर से टेलीफोन करने के लिए संकेत दीजिए। गिलास में से वायु को मुंह द्वारा खींचते हुए घंटी की आवाज़ को सुनिए। क्या गिलास में से वायु बाहर खींचने पर घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है? गिलास को अपने मुंह से हटाइए। क्या ध्वनि फिर से प्रबल हो जाती है? क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह संभव है कि गिलास में वायु की मात्रा कम होने पर घंटी की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? वास्तव में यदि आप गिलास में से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक माध्यम चाहिए होता है। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। क्या ध्वनि द्रवों में संचरित होती है? आइए ज्ञात करते हैं। क्रियाकलाप 13.8 एक बाल्टी अथवा स्नान टब लीजिए। इसे स्वच्छ जल से भरिए। एक हाथ में एक छोटी घंटी लीजिए। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इस घंटी को जल में हिलाइए। ध्यान रखिए कि घंटी बाल्टी या टब की दीवारों को ना छुए। अपने कान को की सतह पर, यह हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ध्वनि जल संचरित होते हुए सावधानी पूर्वक रखिए। सतर्क रहें, जल आपके कान में प्रवेश ना करे। क्या आप घंटी की ध्वनि सुन पाते हैं? क्या इससे पता चलता है कि ध्वनि का संचरण द्रव में हो सकता है? आहा, तो हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान करते होंगे। आइए ज्ञात करें कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन कर सकती है। क्रियाकलाप 13.9 धातु का 1 मीटर स्केल या धातु की एक लंबी छड़ लीजिए। इसके सिरे को अपने कान से सटा कर रखिए। अपने मित्र से स्केल के दूसरे सिरे को धीरे से खरोचने या खटखटाने को कहिए। ध्वनि मीटर या स्केल में गमन करती हुई दिखाई देती है। क्या आप खरोचने की ध्वनि सुन पाते हैं? अपने आसपास खड़े हुए मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी इस ध्वनि को सुन पाते हैं। आप अपने कान को लकड़ी या धातु की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर रखकर तथा अपने मित्र को दूसरे सिरे को खरोचने को कहकर उपरोक्त क्रियाकलाप कर सकते हैं। ध्वनि ठोस पदार्थों में संचरण कर सकती है। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। अपने बनाए हुए खिलौने टेलीफोन को याद कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी गमन कर सकती है? खिलौना टेलीफोन। अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा यह किसी माध्यम से सभी दिशाओं में संचारित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव या ठोस भी कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम सुनते कैसे हैं? अब हम जानेंगे कि हम इस ध्वनि को सुनते कैसे हैं। हम ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति की फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानी झिल्ली होती है। इसे कर्णपटा कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कि कर्णपटा का क्या कार्य करता है, आइए टीन के डिब्बे का एक कर्णपटा बनाइए। क्रियाकलाप 13.10 एक प्लास्टिक तथा टीन का डिब्बा लीजिए। इसके दोनों सिरे काटिए। डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। तानित रबड़ के ऊपर सूखे अन्न या थर्माकोल के 4-5 दाने रखिए। अब अपने मित्र से डब्बे के खुले सिरे पर हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है। अन्न के दाने ऊपर नीचे क्यों उछलते हैं। कर्णपटा के कार्य को समझना कि कर्णपटा कैसे कार्य करता है। कर्णपटा एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। यह ध्वनि के कंपन कर्णपटा को कंपित करते हैं। कर्णपटा कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारा क्या है, कान है और ये अंतर कर्ण है और यहाँ पर क्या कर्णपटा दिखाई दे रहा है, मानव कान या कर्ण।
हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटा को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है। कंपन का आयाम और आवर्तकाल तथा आवृत्ति। हम जानते हैं कि किसी वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति तथा इसके आवर्तकाल के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रति सेकंड होने वाली दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत Hz है। Hz आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हो। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भी भिन्न बनाते हैं? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। क्या हम ध्वनियों के उनके आयाम और आवृत्तियों के आधार पर अंतर कर सकते हैं? आइए प्रबलता और तारत्व का एक क्रियाकलाप 13.11 करके देखते हैं। एक धातु का गिलास और एक चाय का चम्मच लीजिए। चम्मच को धीमे से गिलास के किनारे से टकराइए। उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। अब गिलास पर चम्मच से जोर से आघात कीजिए। थर्मोकोल की गेंद कंपायन गिलास को स्पर्श करते हुए तथा फिर से उत्पन्न ध्वनि को सुनिए। क्या गिलास पर जोर से आघात करने पर ध्वनि अधिक प्रबल हो जाती है? अब गिलास के किनारे को छूते हुए थर्माकोल की एक छोटी सी गेंद लटकाइए। गिलास को कंपित करिए। देखिए कि गेंद कितनी दूर विस्थापित होती है। गेंद का विस्थापन गिलास के कंपन के आयाम की माप है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अब गिलास को पहले धीमे तथा बाद में अधिक बल से आघात कीजिए। अब दोनों स्थितियों में गिलास के कंपनों को आयामों की तुलना में किस स्थिति में आयाम अधिक है? ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समान अनुपातिक होती है। उदाहरण के लिए यदि आप आयाम को दुगना हो जाए तो प्रबलता 4 गुणक बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल डीबी मात्रक में व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित सारणी में विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। सामान्य श्वास, ये हमारी कितनी है? 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट, ये कितनी? 30 डेसिबल। सामान्य बातचीत या वार्तालाप 60 डेसिबल। और व्यस्त यातायात 70 डेसिबल। औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो ध्वनि मंद होती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए। क्या इसमें कुछ अंतर है? चाहे दोनों ध्वनियाँ समान रूप से प्रबल हो, फिर भी उनमें कुछ भिन्नता। आइए देखें कि किस प्रकार भिन्न है। मैं चकित हूँ, मेरी आवाज़ मेरे अध्यापक से कैसे भिन्न क्यों है? आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि तीखी है। यदि कंपन की आवृत्ति कम हो तो हम कहते हैं कि ध्वनि तारत्व कम है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, आवर्ती ध्वनि का तारत्व निर्धारित करती है। जैसे कि यहाँ पर ये हमको दिखाए गए कुछ डायग्राम्स। ये यहाँ पर ढोल बजाता हुआ एक स्टूडेंट दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पर एक सीटी से ध्वनि निकालता हुआ एक हमको स्टूडेंट दिखाई दे रहा है। उदाहरण के लिए ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है और इसलिए अधिक तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल है जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। आप प्रतिदिन बच्चों तथा वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं। क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चे की आवाज़ आवृत्ति वयस्क की आवाज़ आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनि सुन सकते हैं? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड 20 Hz से कम आवृत्ति ध्वनि मानव कान सुन नहीं सकता। यह एक कह सकते हैं कि
20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकेंड 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों की ध्वनि भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति ध्वनि को ही सुन सकते हैं। शोर तथा संगीत के बारे में हम जानेंगे। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ये ध्वनियाँ सदैव सुखद होती हैं? क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुंचाती है? कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती है जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती। मान लीजिए आपके पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती है? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ अच्छी लगती है? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोले तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत में अत्यंत प्रबल हो जाए तो तब भी क्या ये संगीत रहेगा? ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु से अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक अवांछित ध्वनियों को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। क्या ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखा का फटना भी सम्मिलित है, मशीनें, लाउड स्पीकर, घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं, ऊंची आवाज में चलाए गए टेलीविजन तथा ट्रांजिस्टर रेडियो, रसोई में कुछ और उपकरण भी हो सकते हैं। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता है कि पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं जिसे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन पाते। जाने माने पार्श्व ध्वनि उपकरण को चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति पर कार्य करते हैं। रसोई घर के कुछ उपकरण जैसे कि हम देख सकते हैं कूलर और वातानुकूलक सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधित विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्तियों की सुनने की क्षमता अस्थायी तथा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में शामक युक्तियां लगानी चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन तथा संगीत के निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। श्रवण क्षति। पूर्णतः श्रवण क्षति को जो कि विरले ही होती है, प्रिय जन्म से ही होती है। आंशिक असक्तता सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इससे बच्चे इंगित भाषा संकेत को सीख कर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण असक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्त के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज को बहुत कुछ कर सकता है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख शब्द देख लेते हैं। आयाम, कर्ण, पटा, आवृत्ति, हर्ट्ज,
कंठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत्व, आवर्तकाल, कंपन, वाक्यंत्र और हमारी श्वास नली। इन सभी शब्दों के अर्थ हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव या ठोस से संचारित होती है या निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। कर्णपटल ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं या इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेजते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनि शोर कहलाती है। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती है। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने का प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण कम किया जा सकता है। अब हम यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।